हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एंड बताएंगे मेरी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आप लोगों तक कैसी जा रही है, फटाफट आप लोग बताएंगे। एंड 1 सेकेंड, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। और बताइए बाकी सब तैयारी वगैरह बढ़िया चल रहा है आप लोगों का? समय तो कम है, बस कुछ दिन रह गया है ना, लेकिन मेहनत तो उतना ही है ना कि मेहनत बढ़ना चाहिए, बिल्कुल मेहनत बढ़ना चाहिए, है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है पीछे से, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि अब फ्लैट पे रह रहे हैं तो बहुत लोग हैं अगल बगल में, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग जम करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम भी टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं। चलिए 1 सेकेंड, बस हो गया। गुड इवनिंग सर, सानिया परवीन, माजिद आलम, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, नमस्ते सानिया परवीन, गुड इवनिंग। एंड अब्दुल्ला के मिथुन कुमार। चलिए वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो भी ज्वाइन कर पाए एंड वो भी क्लास कर पाए हम लोगों के साथ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सुमित कुमारी जुड़ चुकी है, माजिद आलम, बादल, मयूर, यादव गर्ल एंड कुमार, अनुज, मुशर्रफ ऑफिशियल, नेहा कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग यादव, गुड इवनिंग स्वाति केसरी, हेलो सर, गुड इवनिंग रुद्र प्रताप, गुड इवनिंग राहत शेख। चलिए लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। 7 बजे भी आपका क्लास है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग क्लास को जो है खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज की इस लाइव क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी प्रश्नों का आंसर ध्यान से देंगे। आपको आंसर ऐसे देना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। सभी का आप आंसर देने का प्रयास करेंगे ईमानदारी से। जो भी प्रश्न नहीं बनेगा उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो खत्म होने के बाद 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे ताकि ये सारा प्रश्न जो है वो आपका याद हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? अब देखिए हम्पी नगर आ गया है, आप सबको बिल्कुल राइट आंसर देना है। हम्पी नगर जो है वो मौर्य साम्राज्य से है, गुप्त साम्राज्य से संबंध है, या फिर बहमनी या फिर विजयनगर साम्राज्य से। और देखिए ये प्रश्न आपको कई बार पूछा हुआ है, इसलिए एक भी स्टूडेंट का ये आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ध्यान रखिएगा हम्पी जो नगर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 2 भाई ने मिलकर के किया था, आप सबको पता ही होगा। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, ठीक है। 2 भाई ने मिलकर के 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? बिल्कुल 261 ईसा पूर्व में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 2021 का एनुअल एग्जाम में जो है आपको ये पूछा गया है, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना थी? 2021 का एनुअल एग्जाम में ये भी आपका पूछा हुआ है, फटाफट जवाब देंगे। ये जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी रचना थी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल थर्ड का आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड नंबर प्रश्न का, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, बताइए कब किया गया था? 1940 ईस्वी में, 36 ईस्वी में, 26 में या फिर 30 में? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? तो ये जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया मुशर्रफ, क्या बात है, एकदम। रेना कुमारी बिल्कुल आपका भी सही आंसर है। सानिया परवीन आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया? बिहार जो है वो कब अलग राज्य अस्तित्व में आया था? 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप सबको पता होगा तीर्थ यात्रा कर हो गया और एक जजिया कर हो गया, इनको समाप्त कौन किया था? अकबर किया था। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर इन दोनों को समाप्त करने वाला कौन सा राजा है? तो वो है अकबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया कि अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? बिल्कुल 6 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1563 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? दास प्रथा का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं पहले जो है नौकरों को खरीदा जाता था, है ना, कोई भी मजदूर को पहले खरीदा जाता था, बेचा जाता था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दास प्रथा। और आप सबको पता ही होगा दास प्रथा जो है वो भी अकबर ने ही समाप्त किया था, यानी कि 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? अकबर ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन पी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही शानदार आप लोगों का आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 8, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि जब यहाँ पर मुगल सल्तनत था तो उस वक्त में भारतीय किसान को किस नाम से बुलाया जाता था, है ना। फारसी स्रोत जो है किसान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते थे? रैयत या रियाया या मुजारियन या फिर आसामी या किसान? तो हम लोग जानते हैं उस समय जो है किसान के लिए रैयत का भी इस्तेमाल होता था, रियाया का भी, मुजारियन का भी, और आसामी और किसान, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त में किसान को मुजारियन भी बोला जाता था, रैयत भी बोला जाता था, आसामी भी बोला जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना हुई थी तो उस वक्त में किस नदी के संगम पर की थी? गंगा नदी के, सोन नदी के, पुनपुन नदी के, या फिर इनमें से सभी के संगम पर? तो बिल्कुल लाइन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के, यानी कि ये सभी नदी जब संगम हुआ था, जब मिला था, तो उसी वक्त में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बिल्कुल रुद्र प्रताप आप लोगों का सही है, नाजिया परवीन बिल्कुल आपका आंसर सही है, रौनक परवीन बिल्कुल बहुत ही गजब, क्या बात है, बहुत ही शानदार। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का जो प्रयोग है वो किस जनपद में सबसे पहले किया गया? बिल्कुल 10 का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा मगध जनपद में। ध्यान रखिएगा, रथ मूसल नामक जो आक्रामक यंत्र है वो मगध जनपद में सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो कौन सा है? मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो फसलें कौन सा है? बिल्कुल वो फसल है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, यानी कि ये सभी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो ये सभी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? आपको बताना है कि बाबर का जो भी संस्मरणों है उसका सही नाम क्या है और उसका भाषा क्या है, आपको दोनों बताना है। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि बाबर के संस्मरणों का जो है उसका नाम है तुजु के बाबरी, है ना, यानी कि जिनको बाबर जो है खुद लिखा है, और ये कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। ये कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितना हो गई थी? फटाफट आपको बताना है कि उस वक्त में भूखमरी भी था, महामारी भी था, लेकिन इसके बावजूद 1600-1700 ईस्वी के बीच जो भारत की जनसंख्या है, जो आबादी है, वो उस वक्त में कितना हो गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और बिल्कुल 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 30 नंबर का। क्या बात है, सबसे पहले जो है मिथुन कुमार ने सही आंसर दिया है, उसके बाद सानिया परवीन, उसके बाद नवीन शेख। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत गजब। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्वेश्चन हो जाएंगे 14, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो हमने अभी आपको बताया कि हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वेदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो वेदों की संख्या जो है टोटल 4 है। आप सभी को इसका आंसर जो है आनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क का राज्यारोहण जो है कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपको जाएंगे 17, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के हमेशा संघर्ष होता था? विजयनगर और बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के हमेशा संघर्ष होता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रायचूर दोआब, यानी कि ऑप्शन डी आपका 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो है वो कौन था? बताइएगा, सर्वप्रथम सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो यात्री था वो कौन था? विदेशी यात्री जो था वो कौन था? बिल्कुल यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष, आपकी स्क्रीन पर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था?
सॉरी, इसका देखिए ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर देना है। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्वीन प्रीति। चलिए, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी आ चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जम करके शेयर भी कर दीजिए अगर शेयर नहीं किए हैं तो, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए तो बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि अभी जो है प्ले स्टोर में हम लोगों का ऐप नहीं है, कुछ इशू के कारण शायद वो ऐप जो है अभी प्ले स्टोर में नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 दिन के अंदर में वो आ जाएगा। लेकिन तब तक अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि कॉल करते हैं बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 7667532320 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ जो है ले सकते हैं, क्योंकि ऐप जो है वो अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा फिर ऐप में आप खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? 2021 का एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा बीजक में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत गजब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कबीर का मतलब होता है महान, ठीक है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान। तो कबीर का मतलब क्या होता है? महान। तुम कबीर हो मतलब तुम महान हो। अच्छा, कबीर जो है वो किसके शिष्य थे बताइएगा? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के? कबीर जो है वो किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे, है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। रूस में, ध्यान रखिएगा कहां पर, रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? 2014 में, 19 में आपको पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा जीएस लिबिदेव, है ना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है वो किस भाषा में लिखा था? 24 का बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा अरबी भाषा में। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, है ना, और इसका यात्रा वृत्तांत का नाम था रिहला। तो वो जो है वो अरबी भाषा में लिखा था। ये सभी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता के ऊपर जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है या फिर इब्न बतूता ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रिहला। उसका नाम क्या है? रिहला। आपको पूछा भी जाएगा। तो ये जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अल बिरूनी जो किताब लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद, वो भी आपका अरबी भाषा में ही लिखा हुआ था। आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो बताइए निम्न में से अल बिरूनी को जो है कौन सा भाषा नहीं आता था? आपको एकदम सही आंसर देना है, ठीक है। देखिए उनको हिब्रू भाषा भी आता था, सीरियाई भाषा भी आता था और संस्कृत भाषा तो वो आता ही था, क्योंकि भारत में आकर के वो संस्कृत भाषा को सीख लिए थे। लेकिन उनको यूनानी भाषा नहीं आता था, ठीक है। तो अल बिरूनी जो है वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? फटाफट जवाब दीजिएगा। अल बिरूनी जो है वो भारत किस शताब्दी में आया था? बिल्कुल वो 11वीं शताब्दी में आया था। ध्यान रखिएगा, अल बिरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो भी नए स्टूडेंट अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 7 बजे भी आपका लाइव क्लास है, तो उस क्लास में भी आपको जुड़ना ही जुड़ना है। अगला प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? फटाफट जवाब दीजिएगा। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु के बारे में आपको पूछा जा रहा है और बिल्कुल 27 का आंसर हो जाएगा गाय। ध्यान रखिएगा, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था गाय। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी कि वो सबसे ज्यादा जो पीने वाला, पिया जाने वाला जो शुद्ध उनके लिए पेय था, पीरी पेय जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या था आर्य का? इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सोमरस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। मनीष कुमार, तरन्नुम परवीन, पाकिजा शेख, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। एकदम ऐसी आपको जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो ऐसी आपको ईमानदारी से आंसर देना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बिल्कुल मस्त आपका आंसर आ रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? बिल्कुल 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। सॉरी, कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में जो दिया गया प्रवचन है वो क्या कहलाता है? 30 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा
धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में जो प्रवचन दिया है उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। उनका पैदाइश कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि नेपाल में हुआ था। उनको शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, एक वृक्ष के नीचे। ये सभी पॉइंट जो है आपको याद रखना है, अक्सर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? बहुत ही हलवा प्रश्न है और देखिए कई बार पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनको बनाने में लगभग कितना समय लगा था? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 1000 साल जो है समय लगा था महाभारत को बनाने में। इनके लेखक का नाम है वेद व्यास, ठीक है। सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, अक्सर आपको पूछा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बात है। चलिए देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार हमने आपको करवाया है और देखिए कई बार आपको पूछा भी गया है। क्वेश्चन बैंक हम जब आपको करवाएंगे तो ये सारा प्रश्न आपका बार बार आएगा, इसलिए प्लीज इन प्रश्नों को आपको रट लेना है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 18 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 33, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? बताइएगा, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार की अपना जो है विचार को व्यक्त किए थे? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर सभी ने? तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल इस पर जो है सभी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता पर ये सभी लोग जो है अपने विचार को व्यक्त किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? यानी कि आपको बताना है कि मनुस्मृति का लेखक कौन है। हम लोग जानते हैं मनुस्मृति का लेखक का नाम है मनु, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता का नाम है मनु। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जितना आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपको उतना ज्यादा ये प्रश्न जो है याद होगा। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि जिनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में प्लीज उनको भी पता चले। तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, कहीं भी हो लगाया जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से महिला संत थी? तो हम लोग जानते हैं मीरा जो है, अंडाल जो है, कराइकल जो है, ये सभी क्या है? महिला संत थी, है ना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, धम्म की शुरुआत किसने की? तो हम लोग जानते हैं ये जो है अशोक ने किया था, है ना। अशोक का धम्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अशोक का धम्म, इसका मतलब हुआ कि धम्म की जो शुरुआत है वो अशोक ने की। अच्छा, धम्म क्या है? तो धम्म भी जो है एक प्रकार का धर्म है जो कि अशोक के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें सभी धर्मों से जो भी अच्छी बातें हैं उनको लेकर के इस धर्म में लिखा गया था। यहाँ पर सभी धर्म रह सकते थे। वैसे ही जैसे दीने इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया, आपको पूछा भी जाएगा कि अकबर के दीने इलाही जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। और दीने इलाही भी एक प्रकार का एक धर्म था जो कि सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को ली गई थी, और वहां पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जा सकते थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो हम लोग जानते हैं भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। इसका मतलब हुआ कि समुद्रगुप्त को हम लोग नेपोलियन से कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो यूरोपीय शासक नेपोलियन से की जाती है, इसीलिए हम लोग समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो 37 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त प्रश्न है आपका। बिल्कुल 38 का एकदम आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए कई बार आपको पूछा गया है, इसलिए एक एक स्टूडेंट को बिल्कुल सही आंसर देना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहां से युग की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका 39 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित की जाने लगी? बताइएगा, भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ से कब से आयोजित की गई थी? तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1922। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 85 में, 86 में, 87 में या फिर 88 में? बिल्कुल 41, बहुत ही शानदार, बिल्कुल 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1785 में। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो 1785 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो शिकागो सर्वधर्म जो सम्मेलन है
वो आपका हुआ था 1893 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1856 में पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो किस पर? तो देखिए वैसे तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर भी आधारित थी, कृषि पर भी, पशुपालन पर भी, शिकार पर भी, लेकिन ज्यादातर वहां पर व्यापार होता था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना है ए। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, बताइए किसकी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, मातृ जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ऐसे करके लिखना है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है? नगरीय सभ्यता है, यानी कि वो शहरीय सभ्यता है। ठीक है, और वहीं पे वैदिक सभ्यता जो है वो क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो वो शहरीय है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइएगा, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? 47 का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खान का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। 7 बजे भी आपका एक क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, पॉलिटिकल साइंस की या फिर हिंदी की होगी, दोनों में से किसी का भी होगा, इसलिए उसमें भी आपको ज्वाइन होना जरूरी है। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिएगा, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसके गतिविधियों के केंद्र को कहा जाता है खान का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 48, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? तो ये जो है अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ऑप्शन सी आपका 48 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 49, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में है? 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 50, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे? बिल्कुल 50 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों को किया, और ध्यान रखिएगा ये 50 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा बताएं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इन सारे प्रश्न को आपको रट लेना है, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में जितने भी प्रश्न यहां से आएंगे आप आसानी से सभी का जो आंसर है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 7 बजे आपकी क्लास है, उसमें भी आपको ज्वाइन होना है, और जिसको भी पीडीएफ लेना है तो कैसे लेना है वो हम आपको बता देते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ मैसेज करना है, बिल्कुल कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज, आपका कॉल हम नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आ जाती है। ठीक है, 7667532320 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू सो मच। और प्लीज जो भी अभी खाली है तो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और वहां पर आपको लिखना है तनु क्लासेस। वेबसाइट का नाम, चैनल का नाम क्या है? तनु क्लासेस, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद जो सबसे ऊपर में लिंक आपको दिखेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा नीचे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको मॉडल पेपर वगैरह चाहिए तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बंद करें, जो भी आपको करना है वो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे मान लेते हैं आपको हिस्ट्री का चाहिए, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का जो है जितना भी मॉडल पेपर है वो आपका आ चुका है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक एक करके पूरा मॉडल पेपर जो है आ जाएगा। ये सारा 2022 में भी 2022 का जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ा था और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप जाकर के इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कीजिए, वेबसाइट में जाकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना फायदा है, और ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेबसाइट में आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर जो है मिल जाएगा, तो प्लीज आप जितना हो सके उतना वहां पर जाकर के मेहनत करें। थैंक यू सो मच। 7 बजे आपकी क्लास है, तो 7 बजे वाला क्लास में जो है आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2 मिनट। क्या बोल रहे हैं? ज्योग्राफी का नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी का होगा। जो सर है ज्योग्राफी का वो थोड़ा सा बिजी है किसी चीज में, जिस दिन से वो फ्री हो जाएंगे तो फिर ज्योग्राफी की क्लास जो है वो आपका कंटिन्यू होगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। तो फिलहाल हिस्ट्री वगैरह जो है वो हो रहा है। ठीक है, एमडी रफी आलम बोले वंडरफुल क्लास सर, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। तरन्नुम परवीन बोले ओके सर, थैंक यू, वंडरफुल क्लास सर, थैंक यू सो मच।
मैं आप लोग को कई बार बता रहा हूँ कि प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि कॉल कर रहा है। मैं कह चुका हूँ कि प्लीज आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल हो जाता है ना। प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए, हाय बाय सर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। 7 बजे वाली जो क्लास है उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। एंड उसका शेड्यूल वगैरह लग जाएगा तुरंत, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। ऐसे ही मेहनत करना आप लोगों को, ठीक है, बहुत जबरदस्त। चलिए, इंग्लिश और हिंदी का पीडीएफ नहीं मिला है। मुशर्रफ ऑफिशियल, देखिए हिंदी और इंग्लिश का भी पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगा। थोड़ा सा ऐप में ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो जैसे ही क्लियर होता है। फिलहाल हम व्हाट्सएप में सभी को दे रहे हैं पीडीएफ वगैरह, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट वगैरह करें। नंबर भी आप लोग को दे चुके हैं। चलिए, आपका क्लास करने के बाद मस्त लगता है। थैंक यू सो मच आकाश कुमार, थैंक यू सो मच। बाय सपना कुमारी, बाय स्वाति। सर वीडियो क्वालिटी पुअर था। वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा स्वाति, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ हो। क्षमा परवीन सर, होम साइंस, जी होम साइंस भी होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्लास को एंड करते हैं। आप लोग को उस क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है। 7 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि मात्र आधा घंटा टाइम है। हमको भी थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए तैयारी करना है, और फिर हम लोग जो क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।